डेंगू की रोकथाम के लिए एनएचएम के साथ मिलकर देहरादून नगर निगम के अंतर्गत 100 वार्डों के लिए कुल 100 वॉलेंटियर की नियुक्ति की गई है, जो हर वार्ड में नगर निगम की टीम और आशा कार्यकर्ताओं के साथ जाकर डेंगू के लार्वे को नष्ट करने का काम करेंगे। साथ ही वॉलेंटियर सोर्स रिडक्शन का काम भी कर रहे हैं ताकि लार्वा उसी समय खत्म किया जाए। देखिए एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुभाग से 100 वॉलंटियर्स रखे गए थे, जिनकी ट्रेनिंग जो है एसीएमओ साहब के द्वारा जो है और वहाँ पे एपिडेमियोलॉजिस्ट महोदय के द्वारा जो है दी गई है। और ये लोग प्रत्येक एक वार्ड में एक जो हमारे वॉलंटियर है उसकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई। ये लोग आशा कार्यकर्ताओं के साथ घर घर भ्रमण करके जो है लार्वा की पहचान करते हुए सोर्स रिडक्शन का कार्य कर रहे हैं। और ये लोग माह जुलाई से ये लोग कार्य कर रहे हैं और लगभग इनका जो है प्रति माह जो इनका मानदेय है वो 685 रुपये के आसपास निर्धारित हुआ है। ऐसा जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया था। तो डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम के जो दावे हैं उनकी हकीकत क्या है, हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ इस बार जो तैयारियां की जा रही हैं पूरे अगर शहर में हम देखें, और जो दावे हैं वो किस तरीके के हैं और धरातल पर क्या कुछ आप देखते हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए, डेंगू की अगर इस बार बात की जाए तो नगर निगम की टीम ने मुस्तैदी से जो है डेंगू को लेकर कार्य इस बार किया है और ऐसा धरातल पर जो है वो देखने को भी मिला है। क्योंकि अगर पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की अगर बात की जाए तो डेंगू को लेकर काफ़ी अलर्ट तरीके से और काफ़ी मुस्तैदी से काम जो है नगर निगम की टीम के द्वारा किया गया है। और जिस तरीके से पिछली बार डेंगू से पूरा त्राहिमाम जो है पूरे देहरादून में देखने को मिला था, जो कई मरीजों की इसमें मौत भी हुई थी, तो ऐसे में कई हजारों की तादाद में जो है डेंगू के मरीज भी मिले थे और कई जगहों पर जो है डेंगू का लार्वा, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है पिछले वर्ष डेंगू ने भारी तबाही जो है त्राहिमाम देहरादून के अंदर मचाया था। इस बार उसके से सबक लेकर नगर निगम ने जो है मुस्तैदी से कार्य किया और अभी तक की अगर प्रदेश में या देहरादून में अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू को लेकर हम लगभग 1 से 2 से 3 मरीज जो है वो आए होंगे, लेकिन जी। वो भी जो है पूरे तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। और ऐसे में कैजुअलिटी की अगर बात की जाए तो इस बार अभी तक के मानसून सीजन में डेंगू का जो सीजन रहता है उसमें कोई भी ऐसी कैजुअलिटी जो है वो देखने को नहीं मिली। और जहाँ तक कि डेंगू का लार्वा जो है शुरू से ही लगातार जो है नष्ट किया जा रहा है और ऐसे में जगहों जगहों पर जो है नगर निगम की टीम जा रही है और हर वार्ड में जो है टीम तैनात की गई है। और ऐसे में अभी भी जो है, क्योंकि 15 सितंबर तक या 20 सितंबर तक जो है डेंगू का जो सीज़न है वो रहता है, तो ऐसे में उसको आने वाले समय में भी अभी कोई दिक्कत ऐसी ना हो उसके लिए भी जो है पूरी मुस्तैदी से नगर निगम काम कर रहा है। और ऐसे में 100 वॉलंटियर अभी भी जो है तैनात किए गए हैं, जो कि आशा कार्यकर्तियों के साथ मिलकर के और एनएचएम के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और जो लार्वा है वो पूरी कहीं घर घर जाकर भ्रमण जी करेंगे जी। कहीं पर, क्योंकि बरसात भी है तो ऐसे में पानी इकट्ठा हो जाता है घरों में, तो उसमें लार्वा नहीं पनप रहा है। इसी तरीके से तो तमाम ऐसी जो तैयारियां हैं पूरे जो है शुरू से ही नगर निगम की देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर दून अस्पताल भी जो है इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद था, जो हमने दिखाया भी कई बार रियलिटी चेक दून अस्पताल का खुद जो है हमने वहाँ पर पहुँच कर किया। तो ऐसे में लगा इस बार डेंगू को लेकर काफ़ी सतर्कता जो है शासन प्रशासन की वो दिखाई दी और इसी का परिणाम है कि इस बार डेंगू को लेकर कोई ऐसी जो है भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। और ऐसे में डेंगू के मरीजों की भी अगर बात की जाए तो इस बार इतने डेंगू के मरीज जो है नहीं मिले, और अगर 1-2 डेंगू के मरीज आए भी हैं तो वो भी जो है पूरी तरीके से 1 या 2 दिन में ही स्वस्थ होकर अपने घर पे वो पहुंच गए। ठीक कह रहे हैं अरुण आप। इसमें एक सवाल एक और है कि पिछली दफ़ा हमने देखा कि यहाँ पर जहाँ पर लार्वा पाया गया बहुत सारे घरों पर या फिर किसी कार्यालय पर, तो नगर निगम की ओर से सख्ती भी बरती गई थी, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि उनकी चालानी कार्रवाई भी हुई है। इस बार अगर ऐसा होता है तो क्या इस वक्त भी इसी तरीके की तैयारियां हैं लोगों को, ताकि जागरूक भी हो सके और एक डर भी रहे कि हम लोग साफ सफाई ज़रूर करें? जी रवि, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पिछले वर्ष जो है पूरा डेंगू के जो चालानी कार्यवाही भी हुई थी और घरों में जाकर जहां पर पहले जागरूकता अभियान भी चलाया गया था और उसके बावजूद अगर किसी के घर पे ऐसा लार्वा मिल रहा था या पानी जमा मिल रहा था तो उसके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा रही थी। ऐसे जी। में इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है और नगर निगम की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया गया और लोगों को साफ तौर पर शुरू में ही हिदायत भी दी गई कि अगर किसी के घर पर लार्वा पाया जाता है या पानी जमा होता है तो वहाँ पर
जो है चालानी कार्यवाही भी होगी। तो ऐसे में इस बार लोग भी काफ़ी जो जनता है वो भी काफ़ी जागरूक नज़र आई डेंगू को लेकर, क्योंकि जो पिछली बार डेंगू का त्राहिमाम देखने को मिला था उससे सभी ने सबक लिया है। चाहे वो जनता ने भी सबक लिया, नगर निगम ने भी सबक लिया, स्वास्थ्य विभाग ने भी सबक लिया, और ऐसे में जनता भी इस बार जागरूक नज़र आई। और ऐसे में जनता ने भी जो है अपने जागरूकता दिखाते हुए तमाम अपने घरों पर पानी इकट्ठा नहीं होने दिया, और अगर कहीं पर ऐसी चीज़ें सामने भी आ रही है तो तुरंत जो है लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन हालांकि अगर आने वाले समय में ऐसी कुछ चीज़ें जो है दिखाई देती है जब तक डेंगू का सीजन रहता है, तो ऐसे में चालानी कार्यवाही को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चालानी कार्यवाही जरूर होगी। तो ऐसे में इसको लेकर जनता भी थोड़ा जागरूक जो है इस बार वो दिखाई दे रही है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था के संबंध में यह समीक्षा बैठक हुई है। कानपुर नगर के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। हर विभाग अपनी कार्यप्रणाली में नवाचार का प्रयोग करे, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। स्थानीय स्तर पर तत्काल समाधान करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। प्रत्येक विभाग अपने विभागों में जन सुनवाई करे। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। यानी कि दो टूक मुख्यमंत्री की साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर भ्रष्टाचार करता है तो उनको सीधे बर्खास्त किया जाए। ये सीधी तौर पर दो टूक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने समीक्षा की है कानून व्यवस्था, विकास कार्यों को लेकर। प्रत्येक विभाग ने अपने अपने विभागों में जन सुनवाई भी करें, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो विभाग में अगर आता है तो उसके लिए जन सुनवाई का दिन तय हो ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, बैठक कितनी महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि बर्खास्त किया जाए जो भ्रष्टाचार करेंगे। देखिए रवि, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक की है, और उसमें बैठक में उत्तर प्रदेश डीजीपी मौजूद थे। उसके अलावा विभागों के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। देखिए आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर होता है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक की। आपको बता दूं 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है। आज से परीक्षा शुरू होगी, उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई मामला पेपर लीक वाला ना हो, या किसी तरह का कोई भी नकल ना हो पाए, तो नकल विहीन परीक्षा करने की बात की गई। दूसरी चीज आपको बता दूं कि विभागों को खासकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी जो है वो अपने अपने ऑफिस में समय से बैठे, जनता जो है उनकी समस्या का सुने, समाधान करें। पुलिस को यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें। तो देखिए विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक की है, दिशा निर्देश दिए, और लगातार ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री अफसरों के साथ में बैठक करते हैं और समीक्षा करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर हैं। पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे के गांव में अखिलेश यादव पहुंचेंगे। पूर्व विधायक की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 12 बजे गुड़सहायगंज अखिलेश का काफिला पहुंचेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 12 बजे गुड़सहायगंज अखिलेश यादव पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम है, और यहां पर पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे के गांव में जाकर उनकी मां को श्रद्धांजलि देंगे। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रईस, अखिलेश के दौरे को लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज लगभग 12 बजे गोसाईगंज के गौरियापुर गांव पहुंचेंगे, जहां पर पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे की मां को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं ये भी अनुमान लगाया जा सकता है इसके बाद वो छिबरा में भी जाएंगे, प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। अखिलेश के दौरे को लेकर जहाँ सपा कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस तमाम जानकारी के लिए आपका।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। बदायूं से ये बड़ी खबर है, एचएनएन की खबर का एक बार फिर यहां पर असर हुआ। खबर चलने के बाद नगर जो पालिका प्रशासन है वो हरकत में आया और रिश्वतखोर बाबू मकसूद को निलंबित कर दिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत मांगते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और एचएनएन ने इस खबर को प्रमुखता से बताया था कि कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर भी ये रिश्वत लेते हुए दिखाई दिए थे। जब प्रमुखता से इस खबर को बताया गया तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से संज्ञान लिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट है कि बदायूं से कि यहाँ पर जिस तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत लेते हुए बाबू का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अब उसको निलंबित कर दिया गया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि एक कर्मचारी श्री मकसूद है जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्य को देखते हैं, सहायक के रूप में है। उनका एक संदेश, एक उनकी बातचीत वायरल हो रही थी जिसमें वो कुछ पैसे की बात कर रहे थे। इसी का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्री मकसूद कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच कर दी गई है। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रिंकू, जिस तरीके से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद जांच हुई और एक खबर का असर भी बढ़ा है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? लेकिन अभी बता दूं, बदायूं के एक नगर पालिका कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 700 रुपए मांगते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद उसी वीडियो के आधार पर चेयरपर्सन फातिमा रजा ने इसे तो संज्ञान में लेते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और इनसे जानकारी भी मांगी कि आखिर आपने ये 700 रुपए की उगाही क्यों की। जी रवि, जानकारी मांगने पर क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? ये क्योंकि इससे पहले भी क्या कई दफ़ा लोगों से इस तरीके की रिश्वत ली गई होगी। वो तो ठीक है कि ये वीडियो बन गया तो वायरल हो गया, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्या ऐसी जांच की भी कोई बात हुई है कि विभाग में जो अन्य लोग हैं उन पर कुछ ऐसी शक की निगाहों से देख रहा है प्रशासन? फिलहाल चेयरपर्सन ने पूरी नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं, बाबू से लेकर ईओ तक, सभी को टाइट कर दिया है और ये भी बोल रखा है कि अगर आगे से इस तरीके की कोई भी शिकायत आती है तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं, बदायूं में तमाम ऐसी वीडियो लगातार एचएनएन भी चलाता आ रहा है, लगातार लोगों को दिखाता आ रहा है, दर्शकों को दिखाता आ रहा है कि किसी भी प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर हो या कोई और अन्य काम हो, बिना उसके क्या नाम है रिश्वत के कोई काम बदायूं में होता नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अफसरों की लापरवाही कही जाए या फिर जो संबंधित हैं, जो रिश्वत लेते हैं, इनकी हठधर्मिता कहा जाए। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत हैरानी की बात है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर भी पैसे मांगे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिंकू, और प्रमुखता से इस खबर को आपने उठाया, इसके लिए भी। चले आगे बढ़ते हैं। ललितपुर से बड़ी खबर है, खनन माफियाओं के हौसले पूरी तरीके से बुलंद हैं। सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी। तेज गति से सड़कों पर जो मोरम के भरे ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो चल रहे हैं। थाना इंचार्ज की सरकारी गाड़ी में भी मारी टक्कर। पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त। थाना पूरा कला क्षेत्र अंतर्गत हसार का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। थाना कलापुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक राजा भैया नाम के व्यक्ति जो हंसार कला के रहने वाले हैं, वो सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल के साथ खड़े हुए थे। तभी पीछे से तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि ट्रैक्टर में बालू भरा हुआ था, और उसने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनको भी चोट लगी थी। उनकी लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी ट्रैक्टर की जब सूचना मिली तो थानाध्यक्ष पूरा कला, जो कि हंसार कला तिराहे पे, उन्होंने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। तो ट्रैक्टर चालक ने भागने के प्रयास में जो थाने की सरकारी गाड़ी है उसमें भी रगड़ मार दी। मौके पर ट्रैक्टर को पकड़कर सीज किया गया। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ललितपुर से। शैलेंद्र, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं, टक्कर मार दी जाती है, भरे भरे ट्रैक्टर जो यहाँ से जा रहे हैं, क्या हकीकत है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका डर नहीं है? जी, मैं बता दूं कि यह मामला तालपेट क्षेत्र के पूरा कला का है, जहां हिसार गांव में अवैध खनन किया जा रहा था और अवैध खनन माफिया जो है वो प्रत्येक जनपद के प्रत्येक गांव में
प्रधान जो होते हैं वो इसमें संलिप्त रहते हैं और अवैध खनन कराते हैं। और इसी में ये अवैध खनन करते हुए तेज गति से भाग रहे ट्रैक्टर ने पास में खड़े एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उसे पकड़ने का प्रयास किया था। ट्रैक्टर वाले को उसने उस जो सरकारी गाड़ी थी पुलिस की उसमें भी टक्कर मार दी और उसके बाद पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ा और उसके बाद उसका थाने में ट्रैक्टर को जब्त करके रखवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस सक्रियता दिखाती है या फिर खनन अधिकारी सक्रियता दिखाते हैं, तो जिस प्रकार ये माफिया घटनाओं को अंजाम देते हैं, आपने कई जगह सुना होगा कि ये लोग हमला कर देते हैं। इसलिए इस को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए गंभीर मामले दर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार यह कार्रवाइयां होंगी तभी इन पर रोक लग सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आगरा से है। दिन दहाड़े अधिवक्ता के घर में लूट की घटना हुई है। थाना MM गेट के गुड़ की मंडी की यह पूरी घटना है। CCTV की मदद से एक बदमाश की पहचान भी की गई है। परिचित पुताई करने वाले ने दिया लूट को अंजाम। तो ये अपडेट आपको बता दें कि पुताई करने वाले ही ने ही इस लूट को अंजाम दिया है। यहाँ पर CCTV में इस बात को देखा गया है, शख्स को CCTV में देखा गया। दिन दहाड़े अधिवक्ता के घर पर लूट की जो घटना हुई उसमें घटना में अंजाम देने वाले एक व्यक्ति जो पुताई करने वाला है उसका नाम ही सामने आया। सवा 11 के आसपास मैं कचहरी के लिए निकला था। 11 बजे करीब कचहरी पहुंचा हूँ। 11:15 के करीब पहुंच गया हूँ। तब है ना भाई का ना फोन आया, बड़े भाई का, जल्दी आओ घर में घटना हुई है। तो वहीं से दरवाजे से लौट के तो भाग के आया। घर पे आके देखा तो भाई का खूना खून पड़ी हुई थी, भाई का अलमारी वगैरह सब टूटी पड़ी थी। भाई उधर घबराए हुए थे। तो जाकर पुलिस को बुलाया, सब निकाल के अलमारियाँ टूटी पड़ी थी। अभी मैंने देखा भी नहीं है वो तो पुलिस पे, तो जाके देखेंगे। पुलिस को आए, डॉक्टर के लेके गए, सब निकाल के ले गए हैं। कि आप लोगों ने बताया कि 4 लोग थे कुल, उसमें से एक इनके यहाँ जो पहले काम कर चुका है वो नोन था, बाकी 3 अननोन थे। अब क्या कार्रवाई होने जा रही है? मुकदमा कायम करके, चूंकि वो नोन है तो हम पता करते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उसके बाद उसके लिए हम टीम भेज रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको इटावा से बता दें। 3 दिन से लापता युवक का नहर में शव मिला है। 26 तारीख से युवक लापता था। मृतक के ऊपर 3 मुकदमे भी दर्ज थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन जिस युवक का शव मिला उस पर 3 मुकदमे दर्ज थे। 3 दिन बाद पुलिस को ये शव मिला है। अब इस मौत के पीछे क्या वजह है, संदिग्ध मौत जो हुई है इसके पीछे की वजहों को पुलिस जांच कर रही है। मृतक की मां की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। 3 दिन से युवक लापता था, अब नहर में शव मिला है। इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 तारीख से युवक लापता था, अब जाकर शव मिला है और शव मिलने के बाद मां ने तहरीर दी है, मृतक की मां ने। उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ये भी जानकारी है कि जो मृतक है उस पर 3 मुकदमे भी दर्ज हैं। अभी वो इसी महीने में, अभी 2 साल जेल में था और इसी महीने में वो छूट के आया हुआ था और उसकी क्या कहते हैं, एक नहर में उसकी डेड बॉडी मिली है और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बॉडी 3 दिन पुरानी है। इसकी मां ने एक एप्लीकेशन भी दिया था कि विवेक यादव नाम के एक व्यक्ति हैं जो जिन पर उनको आशंका व्यक्त की थी उस पर। फिलहाल मां के एप्लीकेशन पर, मां की दरखास्त पर एक अभियोग 103 BNS जिसे 302 पहले कहा जाता था उसमें दर्ज कर लिया गया। चले आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर मऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी IS 191 के सहयोगी टॉप 10 अपराधी अमित ठटेरा समेत 4 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अमित ठटेरा पर 8 मुकदमे, अवैध ठटेरा पर 16, अभिमन्यु ठटेरा पर 8 और रोहन के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। जनपद मऊ में संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध
चल रहे कार्रवाई के क्रम में आज मुख्तार अंसारी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। इसमें इनके नाम हैं अमित ठटेरा और अभय ठटेरा हैं, जिनके विरुद्ध D134 गैंग पंजीकरण की अनुमति श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा की गई। यूपी के शाहजहांपुर में 1 महीने पहले हुई डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1,20,000 नगद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मिश्रीपुर स्थित थाना व्यापारी के घर बदमाश ने 20 जुलाई की रात डकैती की थी। एसओजी और थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने नौशाद, अनिल गुप्ता और आदिल को गिरफ्तार किया है। तमंचे के बल पर डकैती की घटना की गई थी। उस क्रम में थाना RCM पर क्राइम संख्या 206/24 धारा 310 2 BNS में पंजीकृत भी किया गया था। इसमें लगातार SP सिटी के नेतृत्व में टीमें काम कर रही थी और उसी क्रम में इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्त, जिनका नाम नौशाद पुत्र इसाक अहमद है और अनिल कुमार गुप्ता और आदिल पुत्र अब्दुल है, उनको आज सदर बाजार क्षेत्र में जो पथवारी मंदिर उसके पास से अरेस्ट किया गया है और इनके पास से घटना जो डकैती हुई थी उसके 1,20,000 रुपये, साथ ही साथ अवैध तमंचा और अन्य। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मैनेजर और उनके सहयोगियों पर किसान खातेदारों के साथ धोखाधड़ी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ हो रहे धोखाधड़ी की संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत की। अध्यक्ष की शिकायत के बाद जांच करने संबंधित विभाग के डिप्टी जनरल मैनेजर DK सिंह और उनकी टीम कार्यालय पहुंची। आरोप लगाने वाले खातेदारों से शिकायती पत्र लेते हुए उनके बयान दर्ज किए गए। किसानों ने बताया कि कई साल पहले बैंक की शाखा से कृषि भूमि पर लोन लिया था। किस्त देने के बाद भी मैनेजर ने कभी भी रसीद नहीं दी और बाद में हमसे अधिक पैसे वसूले जाते रहे। उनके बारे में आए, मैंने अपनी बहन की शादी करी थी तो जब ज़मीन बेची थी उसके ज़मीन इसके बगैर बेच रही थी, लोन के बगैर। ये बोल रहे थे लोन पहले भरना है। मैं लोन भरने आया तो यहाँ पे मुझे 7 लाख रुपए मुझसे लिए लोन भरने के लिए। 7 लाख मैंने रसीद मांगी तो मुझसे कहा जो छूट मिल रही है वो छूट नहीं मिलेगी तुमको अगर रसीद लोगे तो। मुझे नोटिस दे दिया साथ के साथ। ये बात किया। कब लिया था लोन? लोन जो लिया था पापा ने लिया था। पापा को ख़त्म 5 साल हो गए हैं। सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर में कमाने वाला। कितने पैसे लिया था लोन? 96,000 रुपये लिए थे। 7 लाख लिए हमसे। जाँच में शाखाध्यक्ष जी ने जो जाँच दी है उसकी जाँच के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ और जाँच में उन्होंने जो नाम दिए थे 7, उन 7 में से केवल 2 लोग अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं शेष के लिए अभी इंतज़ार करूँगा 2-3 घंटे। अगर आ जाते हैं तो उनका भी पक्ष जानने के बाद यहाँ से जाने के बाद अपनी रिपोर्ट माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर दूंगा। उसके बाद निर्णय लेना प्रबंध निदेशक प्रबंध तंत्र का। मैंने 2021 में पैसा जमा किया था। मुझ पर लोन था 96,000 रुपये। तो जब मैंने पैसा जमा किया तो मुझे बताए 2,60,000 रुपये मेरे सामने। उसके बाद में 60,000 कम कर 2 लाख जमा करे यहाँ पे। किसने जमा कम? मुझसे 60,000 कम करे। किसने लिए थे आपसे पैसे जमा कराने? मैनेजर साहब ने। क्या नाम उनका? नाम तो मुझे पता नहीं। किस पे था लोन? मेरे पे ही था। किस उस पर लिया था? कृषि पे लिया था या किस? जमीन पे लिया था। जमीन पे लिया। अब फिर क्या हुआ? उसमें 2 लाख जमा करवाए मुँह पे। उसमें से जो रसीद है अब इनके पास वो 50,000 जमा हुई। मुझे पता नहीं थी मतलब यहाँ पर क्या घपला चल रहा है। मैं आता था जैसे मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी बैंक के बारे में। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे किसान ने लोन लिया, लोन लेके जमा करने आया। पहले तो उसको ड्राया नोटिस कुर्की हो जाएगी, जरा वो हो जाएगा। और ये लोग वजह से उसका वो तो बना मतलब वो 4 लाख का लोन और 6 लाख रुपए की वो नोटिस देते थे, रसीदें देते नहीं थे। अच्छा, रसीद आज तक उन्होंने दी नहीं किसी को। 2.5 करोड़ का घोटाला है इस बैंक में। किस तरीके से आपको पता चला? क्योंकि आप इसके चेयरमैन हैं, आपके। हाँ, मुझे पता नहीं कि एक बेचारा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक यही का कर्मचारी था, उसने मुझे बताई कि चेयरमैन साहब आपके बैंक में ये घपला चल रहा है। मैं भी सिफारिश करता था किसी को आगे भाई, तो मुझे फालतू पैसे बता दिए जाते।